ठीक है जी। तो कुर्द जो है, कुर्द्स आर एन एथनिक माइनॉरिटी जो कि टर्की के अंदर फैले हुए हैं। टर्की जो है इनको अपना दुश्मन समझता है, और टर्की कहता है कि जी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज टर्की के अंदर होती हैं उनके पीछे एक कुर्दिश ग्रुप है जो कि हमेशा हमले करता है। इसके अलावा कुर्द आपको सीरिया के अंदर मिलते हैं, कुर्द आपको टर्की और सीरिया के बॉर्डर के ऊपर मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुर्द आपको इराक के अंदर मिलते हैं। ठीक है। तो कुर्द जो है दे आर स्प्रेड, कुर्द जो है दे आर स्प्रेड, और कुर्द जो है उनके पास कोई अपना परमानेंट होमलैंड नहीं है। ठीक है। अब जाके कुर्द के पास एक इलाका जो है जो इराक के अंदर है, जिसको हम लोग इराकी कुर्दिस्तान बुलाते हैं, वो इलाका है। लेकिन दैट इज नॉट अ कंट्री ऑफ देयर ओन, दैट इज गवर्नड अंडर द लॉज एंड रूल्स ऑफ द स्टेट ऑफ इराक। ठीक है। तो कुर्द जो है वो भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो सीरिया के अंदर पाए जाते हैं और वो हमेशा से किस चीज की सर्च में है? दे आर इन सर्च ऑफ अ होमलैंड। वो अपना मुल्क कार्व आउट करना चाहते हैं, अपने लिए जगह कार्व आउट करना चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका अपना होमलैंड हो, और जिसके जरिए वो अपने आप को खुद ही गवर्न कर सकें, अपने आप को खुद ही रूल कर सकें। ठीक है जी। फिर यहाँ पे जो अगला स्टेक होल्डर है सीरिया के अंदर वो है रशिया। रशिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन सीरिया, और हम ये कह सकते हैं कि रशिया जो है, रशिया की वजह से ही बशार अल असद जो है वो अभी पावर में है, डिस्पाइट द 10 ईयर लॉन्ग अरब स्प्रिंग जो कि अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है। रशिया की अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है फॉर द प्रेसिडेंट बशार अल असद, और वो मैं आपको रीजंस उसके सारे बताऊंगा कि रीजंस उसके क्या है रशिया के। फिर आपके पास जॉर्डन है। जॉर्डन कोई इतना बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है, मतलब जॉर्डन तकरीबन तकरीबन वही पॉलिसी फॉलो करता है जो सऊदी अरेबिया फॉलो करता है। ठीक है। फिर आपके रेबल्स हैं। रेबल्स कौन होते हैं जी? रेबल्स लोग वही लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है। जो कि स्टेट के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, जो कि स्टेट की पॉलिसीज को जो है नहीं मानते। ठीक है। उनको जो है हम लोग कहते हैं कि वो लोग क्या हैं? ठीक है। वो लोग जो हैं वो रेबल्स हैं। ठीक है। वी कॉल देम रेबल्स। ठीक है जी। उन लोगों को हम रेबल्स जो है बुलाते हैं। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं। बाकी जो है हमारे पास जो है वो है गल्फ स्टेट्स। गल्फ स्टेट्स के अंदर हमारे पास सऊदी अरेबिया मेजरली, फिर उसके पास हमारे पास जो है यूएई है, हमारे पास बहरेन है। पिछली स्लाइड पे वापस जाइएगा, हमारे पास बहरेन है। ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये गल्फ स्टेट्स के स्टेक होल्डर्स हैं। फिर हमारे पास टर्की है, और आपको अंदाजा अब होना चाहिए कि टर्की यहाँ पे क्यों स्टेक होल्डर होगा, क्योंकि कुर्द अगर सीरिया के अंदर इन्वॉल्व हैं और टर्की और सीरिया का बॉर्डर है, तो डेफिनेटली टर्की यहाँ पे इन्वॉल्व होगा टू फाइट अगेंस्ट द कुर्द्स और अपने बाकी ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए। फिर फाइनली 2011 के अंदर ही आईएसआईएस का जो है वो क्रिएशन हुई थी। आईएसआईएस क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और यहीं पर ही सीरिया के अंदर ही इसकी जो बेसिक बुनियाद रखी गई थी, और सीरिया के बाद ही फिर जाके इन्होंने जो है वो कब्जा किया था। किसके ऊपर? इन्होंने कब्जा किया था ऑन इराक, और इराक के टेरिटरी के ऊपर, काफी ज्यादा हिस्सों के ऊपर। तो ये जो है इराक सीरिया के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये 4 ग्रुप्स के अंदर तकसीम हुए हैं, 4 ग्रुप्स के अंदर तकसीम हुए हैं, जो कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं क्या है, और फिर हम सीरिया की जो है वो सारी स्टोरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू, अगली स्लाइड पे जाइएगा। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 साइड्स। एक साइड है बशार अल असद की जो कि रूलर है, एक साइड है जो कि रेबल्स है, ठीक है, जो कि प्रोटेस्टर्स है। ये तो हमेशा 2 मेन साइड्स होती है। और इसके अलावा तीसरा मेजर स्टेक होल्डर यहाँ पे, तीसरा ग्रुप कौन सा है? वो है आईएस का। चौथे हैं कुर्द। तो जो हमने पिछली स्लाइड पे सारे स्टेक होल्डर्स देखे थे, वो चारों के चारों या तो असद को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे रेबल्स को सपोर्ट किया जा रहा है, कहीं पे दाइश को सपोर्ट किया जा रहा है, और कहीं पे कुर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है जी। तो दीज 4 मेजर ग्रुप्स, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्टेक होल्डर्स, वो लोग जो के इन्वॉल्व हैं सीरिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर या सीरिया के डोमेस्टिक मामलात के अंदर। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीरियन क्राइसिस बैकग्राउंड। अरब स्प्रिंग 2000 के, ठीक है, तो प्रोटेस्टर्स जमा होते हैं, और वो एक पुरअमन प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट बशार अल असद, और एक इंतहाई पुरअमन प्रोटेस्ट होता है इस वजह से कि जी आप जो है रिजाइन करें। यू हैव बीन इन पावर फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट यू हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग अबाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कॉमन मैन इन सीरिया। ठीक है।
अब आप ये देखें कि एक ग्रुप या आपकी अपनी आवाम अगर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है तो आप उसका क्या हल निकालते हैं? बशारुल असद ने उसका ये हल निकाला कि बशारुल असद ने ऑर्डर दे दिए अपनी आर्मी को टू ओपन फायर अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स जो कि सीरिया के अंदर बशारुल असद की रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आसान होता है किसी भी अपनी आर्मी के लिए अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाना? ठीक है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ठीक है, आप यू कैन नॉट किल योर ओन पीपल या यू कैन नॉट फायर अगेंस्ट योर ओन पीपल हु आर सिंपली प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स या हु आर सिंपली प्रोटेस्टिंग against the bad governance that they have seen in the last 20 or 50 years। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है? आप देखें कि जब गोलियां चलती हैं तो डेफिनेटली सिविल वॉर का माहौल बन जाता है और आर्मी के कुछ लोगों ने, आर्मी के कुछ फैक्शंस ने मना कर दिया कि जी हम अपने लोगों के ऊपर गोलियां कैसे चलाएं, हम अपने लोगों को कैसे मार डालें। ठीक है, इनका कोई कसूर नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आर्मी का जो फैक्शन होता है वो अलहदा कर लेता है अपने आप को कि जी हम तो लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चला सकते, और वो अपने आप को नाम दे देता है फ्री सीरियन आर्मी का। ठीक है, फ्री सीरियन आर्मी। ठीक है, वो भी बशार अल असद के खिलाफ हो जाता है और वो कहता है कि जी वी कैन नॉट ओपन फायर अगेंस्ट आवर ओन पीपल। और ये जो एक छोटा आम सा प्रोटेस्ट था 2011 के अंदर जो हो रहा था, ये एक फुल फ्लैज सिविल वॉर के अंदर तब्दील हो जाता है। और आप ये देखें कि लीडर्स की पॉलिसीज कहां पे मुल्क को ले जाती हैं। वो 2011 के अगर इस प्रोटेस्ट को शुरू करें। ठीक है जी, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ सिविल वॉर। आगे करिएगा। अच्छा, अब देखें, अब मुझे आप ये बताएं कि आपके मुल्क के अंदर बाहर से जो लोग हैं वो कब आते हैं? आपके मुल्क के अंदर हमेशा इंटरवेंशन तब होती है जब आपके मुल्क के हालात खराब होते हैं और आप स्पेस देते हैं उन फैक्टर्स को, आप स्पेस देते हैं उन लोगों को कि जी आप आए हमारे मुल्क के अंदर। अब जब हुकूमत ही नहीं होगी या हुकूमत अपने लोगों से लड़ रही होगी, जब आर्मी सेम फुटिंग के ऊपर नहीं होगी तो क्या होगा? तो दाइश जैसे जो कि हमसाया मुल्क के अंदर एक तंजीम बन रही है, वो तो देखेगी कि भाई ये मुल्क जो है ये किसी भी टाइम गिर सकता है, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन जगह है मेरे लिए अपनी जगह कार्व आउट करने का या अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड पाने का। इसी तरह जब कुर्द जो है उनको नजर आता है कि भाई सीरिया एक सिविल वॉर के अंदर डिसेंड हो गया है, तो क्यों ना हम भी इस सिविल वॉर का हिस्सा बन जाएं, हम भी इसकी एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर बन जाएं या हम भी एक इसकी लेजिटिमेट एंटिटी बन जाएं, ताकि एंड पे अगर कोई सोल्यूशन होता है तो हो सकता है कि वी ऑल्सो गेट अ पीस ऑफ लैंड या वी ऑल्सो गेट अ प्लेस वेयर वी कैन कॉल आवर ओन होम। ठीक है, अब इसी तरह एग्जैक्टली यही होता है सीरिया के अंदर, एग्जैक्टली यही होता है कि जब दुनिया देखती है कि सीरिया के हालात खराब हैं, तो जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट कमिंग इनटू सीरिया, दे स्टार्ट पोरिंग इनटू सीरिया, दे स्टार्ट कमिंग इनटू सीरिया। और 2012 के अंदर अलकायदा जो है वो अपनी नई ब्रांच बना लेता है सीरिया के अंदर जिसका नाम होता है जबार अल नुसरा। ठीक है, जबार अल नुसरा। और फिर जो बाकी एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, दे स्टार्ट कमिंग इनटू सीरिया एंड दे स्टार्ट जॉइनिंग द रेबल्स अगेंस्ट बशार अल असद। बशार अल असद के खिलाफ वो आके उठ खड़े होते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुर्स भी जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी हम भी बशार अल असद के खिलाफ हैं और हम भी अपने लिए एक नया होमलैंड कार्व आउट करना चाहते हैं, हमें भी एक नई जगह चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि इतने प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये प्रॉक्सी वॉर की जगह नहीं बन जाएगी? ठीक है, प्रॉक्सी वॉर डेफिनेटली बनेगी क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। एक जो है आप किसी ना किसी को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है
कि बशार उल असद वो मुस्लिम तो है लेकिन उसका क्या सेक्ट है। ठीक है, मुस्लिम बशार उल असद सिंपल वर्ड्स में बिलोंग्स टू द अहले तशी सेक्ट। ठीक है, जो हम जहां पे एलावाइट्स कहते हैं, अलावाइट्स। ठीक है, आप लोगों को शायद पता हो, इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, उसको हम एलावाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो बशार उल असद उस डिसेंट का है, एलावाइट्स का। तो एक नेचुरल एफिनिटी कौन से मुल्क के साथ होती है वहां पे? एक नेचुरल एफिनिटी किसके साथ होगी उसकी, बशार उल असद ईरान की के वहां? साथ सर, ईरान के ईरान साथ के सर। साथ एक नेचुरल एफिनिटी होगी। ठीक है, ईरान उस खत्ते में भी मौजूद है और ईरान चाहता है कि कहीं ये ना हो कि कोई और रिजीम आ जाए, मेरा दोस्त ही यहाँ पे जो है वो पावर में रहे, एक फ्रेंडली रिजीम ही पावर में रहे। तो ईरान जो है वो इंटरवीन करता है ऑन बिहाफ ऑफ बशार अल असद। ईरान इंटरवीन्स ऑन बिहाफ ऑफ बशार अल असद। और ईरान जो है वो डेली कार्गो प्लेन्स और हंड्रेड्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल भी भेज देता है ऑन ग्राउंड कि आप जाएं सीरिया के अंदर और आप जाके बशार अल असद की मदद करें, उसकी मदद करें टू फाइट अगेंस्ट द पीपल जो कि उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और जो कि उसको हटाना चाहते हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, जब ईरान इन्वॉल्व हो जाएगा मुल्क में और ईरान पैसा भी भेजने लग जाएगा, ईरान खाने पीने की चीजें भेजने लग जाएगा, ईरान मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने लग जाएगा, तो इसका क्या रिएक्शन आना चाहिए मिडिल ईस्ट के अंदर? क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? जब ईरान इन्वॉल्व हो जाएगा, आप लोगों के ख्याल में क्या होना चाहिए? सर इनकी आवाज म्यूट की हुई है तो ये रिप्लाई कर रहे हैं, आप बोलें। जी डेफिनेटली, किसको इन्वॉल्व होना चाहिए? सऊदी अरेबिया को यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। सऊदी अरेबिया का यहाँ पे इन्वॉल्व होना बनता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया का यहाँ पे इन्वॉल्व होना बनता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये तो नहीं देख सकता कि किसी तरीके से जो है वो ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए। ठीक है, ये तो नहीं देख सकता कि एक पूरे मुल्क के अंदर जो है ईरान ऑन ग्राउंड वहां पे जो है उसकी सपोर्ट करने लग जाए, या ईरान किसी तरीके से वहां पे लोगों की मदद करने लग जाए। ठीक है जी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये एक प्रॉपर बैटल ग्राउंड बनती है। ठीक है, ये प्रॉपर एक बैटल ग्राउंड बनती है और यहाँ पे जो है एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो जन्म लेती है, और वो प्रॉक्सी वॉर जो है इट इज स्टिल कंटिन्यू। अच्छा, आप देखो, उधर से ईरान इन्वॉल्व होता है, यहां से जो है वो सऊदी अरेबिया, जो कि ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और सऊदी अरेबिया किसको सपोर्ट करेगा, आप मुझे बताओ? अगर ईरान जो है वो बशार उल असद को सपोर्ट कर रहा है, तो सऊदिया किसको सपोर्ट करेगा? सऊदिया रेबल्स को सपोर्ट करेगा, वो लोग जो बशार उल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा ही होगा ना? ठीक है, सऊदी अरेबिया उन रेबल्स को, उन प्रोटेस्टर्स को जो कि अब एक सिविल वॉर का हिस्सा बन चुके हैं, सऊदी अरेबिया उनको सपोर्ट करने लग जाता है और उनको पैसा, उनको चीजें जो है वो प्रोवाइड करने लग जाता है। अब जब सऊदी अरेबिया ये करता है, तो इस खित्ते में ईरान की एक और प्रॉक्सी है, और वो ईरान की प्रॉक्सी मैंने आपको पहले बताई है, वो कौन है? वो है हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला जो है वो सीरिया के अंदर इन्वेड करता है, और हिजबुल्ला किसको सपोर्ट करेगा? रेबल्स को सर। हिजबुल्ला किसको सपोर्ट करेगा? हिजबुल्ला किसको सपोर्ट करेगा? ये रेबल्स किसने कहा है? ये कह रहे हैं बशार अल असद को। नहीं, ये रेबल्स किसने कहा है अभी भाई? यही तो सारा पॉइंट, मैं आपको यही तो अलायंसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हिजबुल्ला किसका सपोर्टर है? हिजबुल्ला इज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। ईरान किसको सपोर्ट कर रहा है? बशार अल असद को। तो टेक्निकली हिजबुल्ला किसको सपोर्ट करेगा? ईरान को सपोर्ट करेगा ना। रेबल्स को क्यों सपोर्ट करना है उसने? रेबल्स को तो मैंने आपको बताया कि रेबल्स को सऊदिया सपोर्ट कर रहा है, तो हिजबुल्ला रेबल्स को कैसे सपोर्ट कर सकता है? ठीक है, तो ये सारी स्टोरी है, कॉम्प्लेक्स वेब्स हैं जो कि चल रहे हैं। आगे चलिएगा जैन भाई। ठीक है, अच्छा, अब जब हिजबुल्ला भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो सऊदी अरेबिया क्या करता है? सऊदी अरेबिया जो है इट स्टार्ट्स सेंडिंग इन मोर एंड मोर मनी।
ठीक है, मोर एंड मोर मनी से क्या होता है, मोर एंड मोर वेपन्स, एंड मोर वेपन से क्या होता है, यू आर एबल टू फाइट अ लॉन्गर वॉर, यू आर एबल टू फाइट अ लॉन्गर वॉर, और आप बशार अल असद को और उसकी स्टेट को चैलेंज कर सकते हैं। अब 2011 की शुरू हुई हुई जंग 2013 के अंदर क्या होता है कि तकरीबन सारा का सारा मिडिल ईस्ट जो है वो सुन्नी वर्सेस शिया की डिवीजन के अंदर आ चुका होता है। ठीक है, सुन्नी वर्सेस शिया की डिवीजन के अंदर आ चुका। अब असल में एंट्री होती है असल बिग प्लेयर की, और वो बिग प्लेयर है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर मैं आपको कोई बैकग्राउंड ना दूं तो आप लोग मुझे नेचुरली सोच के बता सकते हो कि यहाँ पे यूएसए किसको सपोर्ट किया होगा और किसको नहीं किया होगा। स्लाइड्स तो है आपके सामने, लेकिन मुझे इसका रैशनल बताओ कि उन्होंने किसको सपोर्ट किया होगा और क्यों सपोर्ट किया होगा यूएसए ने। सर यूएसए ने बशार अल असद को सपोर्ट। यार आपको नहीं समझ आ रहा, मेरा ख्याल है आप जो यूएसए ने किसको सपोर्ट किया होगा। जैन भाई माइक अरेंज कर ले यार, और मुझे नजर तो आया करें ये बच्चे, ताकि मुझे पता तो कौन बैठा हुआ है किधर। सऊदी अरेबिया और यूएसए की ट्रेडिशनल अलायंस है, तो इनके आपस में भाई मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब यही है कि मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा, मुझे किसी की कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई ये बात। हाँ जी, अब बेहतर है। सर यूएसए केएसए को सपोर्ट करेगा, एक तो वो डेमोक्रेसी की प्रेवलेंस के लिए जाएगा और साउथ स्टेट्स के साथ अलायंस के लिए। देखो ना ये बड़ी बड़ी क्लियर बातें हैं ना। अब कैसे इमेजिन कर सकते हो कि यूएसए बशार अल असद को सपोर्ट करेगा जबकि बशार अल असद को ईरान सपोर्ट कर रहा है। यूएसए और ईरान जो हैं वो तो लॉगर हेड्स के ऊपर हैं, तो डेफिनेटली भाई यूएसए ईरान की साइड थोड़ी लेगा, यूएसए तो सऊदीया की साइड लेगा। ये तो चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि अंडरस्टैंड हमें करनी चाहिए। ठीक है, अब अप्रैल 2013 के अंदर क्या होता है कि उस टाइम पे बराक ओबामा लीड कर रहे होते हैं, और सीआईए की तरफ से एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो कहा जाता है कि जी हम किसी तरीके से जो रेबल्स हैं हम उनको ट्रेन करें ताकि वो बशार अल असद को जो है हराने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें, वो उसके ऊपर एक अच्छी हार इन्फ्लिक्ट कर सकें। ठीक है, और शुरू में यूएसए जो है वो इतना ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि यूएसए को लग रहा होता है कि यार हम बिला वजह यहाँ पे अड़ जाएंगे या बिला वजह हम जो है वो फंस जाएंगे, ये ना हो कि कहीं ये जंग भी जो है वो हमारे जिम्मे लग जाए। तो ये उनका जो सीआईए वाला प्लान होता है टू ट्रेन द रेबल्स, ये इतना कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होती है और इतना आसान नहीं होता ऑन ग्राउंड। ठीक है, और वो ये कोशिश करता है पहले कि किसी तरीके से हम दोनों पार्टीज को कहेंगे यार ये जंग रोक लो। वो सऊदी अरेबिया से भी रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम फंडिंग रोक लोगे रेबल्स की तो ईरान भी जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कम कर पाएगा और हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि ईरान के होते हुए सऊदी अरेबिया कभी भी अपना जो है इन्फ्लुएंस कम करना नहीं चाहेगा, एंड द सेम अप्लाइज फॉर ईरान। ठीक है, ईरान भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कभी भी कम करना नहीं चाहेगा। अच्छा जी, अब क्या होता है इस सारे पीरियड के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो इंटेंसिफाई होते रहते हैं। ठीक है, लोग सड़कों पे होते हैं, पुलिस के साथ लड़ रहे होते हैं, जो फौज का हिस्सा बशार अल असद के साथ अभी भी लॉयल है उसके साथ लड़ रहे होते हैं। तो क्या होता है इस बीच में बशार अल असद एक बहुत ही खौफनाक किस्म का जो है वो काम करता है, और वो काम क्या होता है, वो होता है द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। आज तक हमें हिस्ट्री के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि एक सदर ने या एक वजीर आजम ने, एक मुल्क के लीडर ने अपने ही लोगों के ऊपर जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। केमिकल वेपन्स इज द डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ वेपन्स, जो कि आपके बॉडी पार्ट्स को पिघला देता है, जो कि आपको डिसमेंबर कर देता है, आपके बॉडी पार्ट्स को अलग कर देता है। ठीक है, दो सॉर्ट्स ऑफ अटैक्स, ठीक है, जिसके अंदर देयर इज एब्सोल्युटली लिटिल और नो चांस ऑफ सर्वाइवल एट ऑल। ठीक है, तो असद क्या करता है जी, इन ऑर्डर टू क्रश द रिबेलियन, इन ऑर्डर टू क्रश द प्रोटेस्टर्स, बशार अल असद जो है वो 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बशार अल असद केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करता है अगेंस्ट हिज ओन पीपल।
देखें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने ही लोग हैं ना। इसका एक बहुत आसान हल ये भी तो किया जा सकता था, ठीक है, कि बशार अल असद जो है वो रिजाइन कर देता और मुल्क को इस क्राइसिस से या मुल्क को इस डिलेमा से बचा लेता, मुल्क को इस खूनरेजी से बचा लेता, लेकिन नहीं, ठीक है, ही स्टिल इज द प्राइम मिनिस्टर और उसने प्राइम मिनिस्टर की वो जो कुर्सी थी वो नहीं छोड़ी। असद ने क्या किया जी, असद रिजीम यूज्ड केमिकल वेपन्स, असद रिजीम यूज्ड केमिकल वेपन्स। और जब पूरी दुनिया ने देखा ना कि एक लीडर अपने ही लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है और अपने ही लोगों को जो है वो बुचर कर रहा है और अपने ही लोगों को स्लॉटर कर रहा है, तो दुनिया के अंदर बशार अल असद के खिलाफ जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ कि भाई हाउ कैन यू यूज केमिकल वेपन्स अपने लोगों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब इस टाइम के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, ठीक है, वो टोटली अपोज करता है बशार अल असद, टोटली अपोज करता है, और वो कहता है कि जी ये जो यूज ऑफ केमिकल वेपन्स है, ठीक है, इसकी वजह से अब हम फोर्स होंगे कि अब हम सीरिया के अंदर जंग में शामिल, ठीक है, और अब हम जो है बशार अल असद को रिमूव करने में कामयाब हो जाएं किसी ना किसी तरह से, ठीक है। अब क्या होता है इस सारे चक्कर के अंदर, जब यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इतनी ज्यादा इंक्लिनेशन शो करता है अगेंस्ट बशार अल असद, तो हमारा अगला स्टेक होल्डर जो है वो इस स्टोरी के अंदर आ जाता है, और वो कौन है, वो है रशिया। अब देखें, एक तो रशिया जो है वो नेचुरली बशार अल असद का सपोर्टर रहा है, सीरिया का सपोर्टर रहा है, हिस्टोरिकली उनके काफी ज्यादा टाइज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप बिला वजह किसी जंग का हिस्सा बन जाओ। आपके पास उसके लिए कोई ना कोई कॉन्क्रीट रीजंस होते हैं, आपके पास उसके लिए कोई ना कोई ऐसे रीजंस होते हैं जो कि आपको पुश करते हैं टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, और रशिया के पास एग्जैक्टली वही रीजन। रशिया के पास सबसे बड़ा कौन सा इकोनॉमिक हथियार है, रशिया के पास सबसे बड़ा इकोनॉमिक हथियार उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रशिया के पास उसकी नेचुरल गैस है, ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि रशिया जो है एक्सपोर्ट करता है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि रशिया बाहर बेचता है। और मिडल ईस्ट के अंदर रशिया कैसे बेचता है वो चीजें, मिडल ईस्ट के अंदर रशिया बेचता है वो चीजें थ्रू द टार्टुस पोर्ट, ठीक है, टार्टुस सी पोर्ट, ठीक है, और ये जो सी पोर्ट है इसी के जरिए रशिया जो है अपनी सारी जो ऑयल गैस जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिडिल ईस्ट में टार्टुस पोर्ट के जरिए भिजवाता है। अब आप इमेजिन करें कि सीरिया है, सीरिया के अंदर जंग शुरू हो गई है और रशिया को लगता है कि भाई अगर इसका रूलर गया, बशार अल असद गया, तो ये ना हो कि टार्टुस पोर्ट के ऊपर कोई आके कब्जा कर ले और हम जो अपनी नेचुरल गैस या जो भी चीजें हम बेचते हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर वो बंद हो जाए। तो डेफिनेटली रशिया ने टार्टुस पोर्ट को तो बचाना था, रशिया ने ये इंश्योर करता कि टार्टुस पोर्ट बंद ना हो और टार्टुस पोर्ट खुली रहे, और टार्टुस पोर्ट खुली रखने के चक्कर में और जो वो पुरानी सपोर्ट देता रहा है बशार अल असद को, उसको बचाने के चक्कर में रशिया जो है वो इस क्राइसिस का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो बन जाता है, और रशिया जो है वो इंटरवीन करता है टू प्रोटेक्ट बशार अल असद। अब इस टाइम पे बशार अल असद के कौन कौन पार्टनर है, कौन कौन बशार अल असद को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन बशार अल असद का इस टाइम पे पार्टनर है। इस सर टाइम ईरान है और रशिया है। ठीक है, ईरान है और रशिया है और ईरान की प्रॉक्सीज है, ठीक है। अच्छा, अगली स्लाइड पे चलें। अच्छा जी, अब यूएस जो है, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द केमिकल वेपन्स यूएसए जो है वो ऑफिशियली जंग के अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इस सारी जंग के अंदर एक और बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है, और वो बहुत बड़ी तब्दीली क्या आती है, वो बहुत बड़ी तब्दीली आती है जब दाइश आईएस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और दाइश जो है वो सीरिया के बड़े इलाकों पे कब्जा करने लग जाता है। अब आप ये देखें आपके मसले क्या है, अब या तो बशार अल असद और वो रेबल्स आपस में लड़े हैं, बीच में एक ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क आ गया है।
अब उसका हमने क्या करना है, ठीक है। और ये जो दाइश होती है, ये बशार अल असद के खिलाफ नहीं लड़ती। दाइश क्या करती है, दाइश फाइट्स द रेबल्स। उसको पता है कि भाई जब हम इनको रेबल्स को खत्म कर लेंगे तो हो सकता है कि बशार अल असद के साथ हम मिलकर अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ कर पाए, या बशार अल असद के साथ हम किसी तरीके से कोई ना कोई अपने लिए कंसेशन हासिल कर। अच्छा जी, अब क्या होता है कि ये जो दाइश है ये दिन ब दिन लैंड पे कब्जा करना लग जाती है। और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दाइश को देखता है ना, तो इस जंग के अंदर यूएसए की सारी जो आप लोग कह लो कि एम्फेसिस है वो तब्दील हो जाता है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स का क्या एम्फेसिस था, पहले यूनाइटेड स्टेट्स का ये एम्फेसिस था कि उसने किसी ना किसी तरह रेबल्स को ट्रेन करना है और बशार अल असद को की छुट्टी करनी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, दाइश आ गई है। अब उसको भूल गया है कि उसने रेबल्स को ट्रेन करना है या बशार अल असद को निकालना है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो बेसिक फंडामेंटल है या यूनाइटेड स्टेट्स की जो बेसिक कंसर्न है वो तब्दील हो गया है, और यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ एक ही एम के ऊपर अब फोकस कर रहा है। और वो एम क्या है, वो एम है टू फाइट ISIS एंड टू बॉम्ब ISIS। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जंग का जो असल मकसद है उससे हट जाता है, और यूनाइटेड स्टेट्स जंग का ऐलान कर देता है अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, और उसके ऊपर वो जंग शुरू कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है टर्की। मैंने आपको पहले क्या बताया था, टर्की का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इस जंग के अंदर। टर्की का सबसे बड़ा कंसर्न इस जंग के अंदर है रिगार्डिंग कुर्द्स। और टर्की हमेशा कुर्दों को यह समझता आया है कि जो अटैक्स वगैरह टर्की के अंदर होते हैं, या जो हमारी कंडीशन या जो भी प्रॉब्लम्स टर्की के अंदर आते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द कुर्द्स। और ये जो कुर्द हैं ये दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाते हैं टर्की के अंदर। अब जब टर्की को मौका नजर आता है और उसको ये नजर आता है कि भाई एक पूरा केओस है, तो टर्की जंग के अंदर जो है वो ना बशार अल असद के खिलाफ जाता है ना रेबल्स के खिलाफ जाता है। टर्की कहता है कि बेहतरीन मौका है, मैं किसके ऊपर अटैक करता हूं, मैं अटैक करता हूं ऑन द कुर्द्स, आई विल बी अटैकिंग द कुर्द्स। ठीक है, अब ये समझ आया कि ये कितनी बड़ी खिचड़ी पकी है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि बमबारी हो रही है, बस ये पता है कि लड़ाई हो रही है। ठीक है, कुछ नहीं पता कि यूएसए के एम्स क्या हैं, आपको कुछ नहीं पता कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, एंड आर वी अचीविंग एनी ऑफ द एम्स दैट द पार्टी इनिशियली अटेम्प्टेड टू, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, अब यूएसए के कुछ और एम्स हैं, ISIS के कुछ और एम्स हैं, एलाइस के कुछ और एम्स हैं, तो ये एक बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है। ठीक है, एवरीवन जस्ट वांट्स टू फुलफिल हिज और हर ओन एजेंडा, एवरीवन जस्ट वांट्स टू फुलफिल हिज और हर ओन मींस, दैट्स इट। इसके अलावा और किसी किस्म का कोई कंसर्न जो है उनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, अब क्या होता है जी कि रशिया जो है वो फॉर्मली इंटरवीन करता है टू हेल्प बशार अल असद, एज आई हैव टोल्ड यू। अब रशिया भी जो है वो आता तो यही है कि जी मैंने दाइश को खत्म करना है, क्योंकि सारी दुनिया इस पे इत्तेफाक रखती है ना कि भाई सबसे बड़ा जो दुनिया को खतरा है वो किससे है, वो दाइश से। ठीक है, तो वो रशिया भी यही कहता है, लेकिन हमें रशिया के एक्चुअल एम्स तो पता है। रशिया क्या करता है, रशिया सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के ऊपर बमबारी करता है जो कि बशार अल असद के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस बीच में अमेरिका के अंदर रिजीम चेंज आता है, अमेरिका का नया सदर आ जाता है जो कि डोनाल्ड जे ट्रंप है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप आके अनाउंस करता है, वही जैसे मैंने आपके साथ अफगानिस्तान डिस्कस किया था कि वो उसका एक था कि जी मैंने जंगों का हिस्सा नहीं बनना। तो वो शुरू में क्या करता है कि वो कहता है कि जी वी विल बी स्टेइंग आउट ऑफ रशिया, हमारा रशिया के साथ सीरिया के साथ कोई कंसर्न नहीं। ठीक है, अब इस बीच में क्या होता है कि ईरान, रशिया, हिजबुल्ला, ये सारे जो है बशार अल असद को कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं, और मीनवाइल यूएसए जो है वो बॉम्ब करता रहता है दाइश को। और इससे क्या होता है कि बशार अल असद स्ट्रांग होता रहता है, और रेबल्स क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी वो वीक होते रहते हैं। तो क्या होता है कि बशार अल असद जो है विद एवरी पासिंग डे ट्राइज टू रीगेन मोर एंड मोर ऑफ द लैंड जो कि कैप्चर हो चुका था, और वो एलिपो भी जो है वो वापस ले लिया जाता है, बशार अल असद के कंट्रोल में आ जाता है।
दमास्कस उसके कंट्रोल में आ जाता है, इवन दो कि सीरिया के अंदर बड़े लेवल पे बड़े पैमाने के ऊपर तबाही है, लेकिन फिर भी ये चीजें जो हैं वो उसके कंट्रोल के अंदर आ जाती। ठीक है जी। अब क्या होता है कि 2017 के अंदर बशारुल असद क्योंकि नशे में था पावर के, बशारुल असद केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल दोबारा करता है। एक दफा पहले किया था, एक दफा दोबारा करता है। और फिर जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 2-4 हमले करता है सीरिया के अंदर डायरेक्टली कि भाई केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल ना कर। लेकिन यूएसए का इंटरेस्ट जंग के अंदर कम हो चुका होता है जब वो दाइश को तकरीबन वहां से हराने में कामयाब हो चुके हो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ये ऐलान किया था कि जी हमने दाइश को जो है वो वाइंड अप कर दिया है सीरिया से, और अब सीरिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, क्योंकि उनका वो एम था। तो जब वहां पे दाइश कमजोर हो गई, जब वहां पे दाइश का जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कम हो गए और दाइश जो है कहीं पर भी नजर हमें नहीं आई, तो क्या हुआ कि यूएसए जो है वहां से चुपते चुपते निकल गया उस जंग से। अब देखिए बशारुल असद के पास ना तो दाइश का फैक्टर, रेबल्स कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, टर्की जो है वो कुर्दों को मार रहा है, वो भी बशारुल असद का फायदा है क्योंकि कुर्द बशारुल असद से अलहदगी चाहते हैं। ठीक है, तो सीरिया जो है वो बशारुल असद के लिए हालात ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतर होते गए। ठीक है, 50,000 से ज्यादा बंदा जो है वो सीरिया के अंदर मर चुका है। मोर देन 50,000 पीपल हैव डाइड इन सीरिया इन 10 इयर्स। 10 सालों के अंदर 50,000 से ज्यादा बंदा मर जाना इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है 10 सालों के अंदर 50,000 डेथ्स। ठीक है, तो बशारुल असद से आई रिमेंबर एक दफा एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपके मुल्क में इतने लोग मर रहे हैं, आप कैसे पावर के साथ चिमड़े में हैं, आप कैसे अभी तक पावर में बैठे हुए हैं? बशारुल असद ने जवाब दिया कि भाई मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, मैं तो सुबह उठता हूं, मैं जिम करता हूं, मैं एक 7-8 कोर्स का ब्रेकफास्ट करता हूं। ठीक है, फिर मैं गोल्फ खेलने जाता हूं, फिर मैं टीवी देखता हूं, तो मेरी लाइफ तो परफेक्ट है जो कि उसकी थी। वो जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स ऐसे थे, ठीक है, जो कि बशारुल असद को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया कि बशारुल असद 10 साल की खूनी जंग के बाद भी अभी तक पावर के साथ चिमड़ा हुआ। और अब तो बल्कि उसके लिए चीजें आसान हो गई हैं क्योंकि अब वो लेवल ऑफ वॉर जो है वो सीरिया के अंदर नहीं रहा, लेकिन सीरिया ने इतनी ज्यादा तबाही देखी है कि अभी भी सीरिया के जो कुछ शहर हैं वो पूरे के पूरे खंडरात में तब्दील हो चुके हुए हैं, और वो बिल्कुल दे हैव बीन रेज्ड टू डेब्री। ठीक है, दे हैव बीन रेज्ड टू रबल। कुछ भी वहां पे जो है उन शहरों के अंदर नहीं बचा। ठीक है, तो ये सारे जो है वो मामलात हैं जो हमें नजर आते हैं सीरिया के अंदर। सीरिया इज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, सीरिया के अंदर इंतहा की इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, सीरिया के अंदर जो है चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पहले थी, लेकिन हमें सिर्फ ये नजर आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ अलायंसेस। हमें नजर आता है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि अगर आपको कोई मुल्क सपोर्ट करता है, और हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। सीरिया एज ऑफ नाउ बशारुल असद अभी भी हुकूमत कर रहा है। एज ऑफ नाउ सीरिया अभी भी काफी हद तक तबाह है। उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए अरबों डॉलर चाहिए जो कि अभी तक नहीं है वहां पे। तो सीरिया एज ऑफ नाउ इज स्टिल अंडर अ कॉन्टिन्यूअस प्रॉब्लम, और सीरिया जो है वो काफी मसले मसाइल करंटली फेस कर रहा है। ठीक है, मैंने आपके साथ यमन की भी वीडियो शेयर करनी थी, चीजें शेयर करनी थी, सीरिया की मैं दोनों आज शाम को इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड देन टुमारो हम 2 टॉपिक्स करेंगे। हम पहले तो लीबिया को डिस्कस करेंगे, और लीबिया के साथ ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का। ठीक है, जहां पे हम देखते हैं कि टर्की, ग्रीस, लीबिया ये सारे इन्वॉल्व हैं, और कैसे कैसे इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहां पे पैन आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इफ एनी क्वेश्चंस, मुझे लोगों के पूछते रहते हैं, सवाल आते रहते हैं, तो आपने कोई भी अगर मुझसे सवाल पूछना हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लिया करें। ठीक है, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू पीपल, लेकिन अपनी थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग प्लीज चीजों की आप डेवलप करें। ठीक है, चीजों के बारे में गूगल करना सीखें, चीजों के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ना जो है वो सीखें। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है वो माइंडसेट जो है वो क्लियर हो, चीजें आपको क्लियर पता लगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो है ये समझ आ रही है और आप लोगों को चीजें पता है। तो फिर आई विल बी टॉकिंग टू यू पीपल इंशाल्लाह टुमारो। ठीक है जी, थैंक यू।